हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजवान और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। आईपीएस या इंडियन पुलिस सर्विस एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है और काफ़ी सारे लोगों का सपना होता है आईपीएस ऑफिसर बनना। बहुत सारे लोग आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और बहुत सारे लोगों को पूरी नॉलेज नहीं होती है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं होता है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको काफ़ी सारे एग्जाम देने होते हैं और काफ़ी सारे फिजिकल टेस्ट देने होते हैं और काफ़ी सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है। हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं और उसमें से कुछ ही गिने चुने लोग इसको पास कर पाते हैं और उसमें से कई कई सारे स्टूडेंट्स को यही नॉलेज नहीं होती कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, और इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए आईपीएस ऑफिसर बनने से पहले कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एग्जाम कंडक्ट कराती है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में। और बात करते हैं एज लिमिट की, 21 से 32 ईयर्स जनरल वालों के लिए, 21 से 35 ईयर्स ओबीसी वालों के लिए, 21 से 37 ईयर्स एससी एसटी वालों के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में निकलते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स होता है जून में, मेन सितंबर में और इंटरव्यू दिसंबर जनवरी में। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल वालों के लिए 100 रुपये होती है, ओबीसी वालों के लिए भी 100 रुपये होती है और फीमेल कैंडिडेट्स, एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं होती है। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हर साल। तो ये 3 फेज़ में होता है। पहले होता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। प्रीलिम एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन आती है, उसमें 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना होता है, वो 400 मार्क्स का होता है। ये प्रीलिम एग्ज़ाम आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है मेन एग्ज़ाम के लिए। तो मेन एग्ज़ाम जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, उसमें आपको लिखना होता है, वो 1750 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए, वो 275 मार्क्स का होता है। 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। जो प्रीलिम्स होता है 400 मार्क्स का, उसमें आपका पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, उसमें 200 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन 100 होते हैं और ड्यूरेशन जो उसकी 2 घंटे की होती है। प्रीलिम्स उसके बाद आपका होता है सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, 200 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन 80 होते हैं और ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की होती है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की, जो कि 1750 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। उसमें 9 पेपर होते हैं और 9 में 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग पेपर, जिसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। पहला होता है एनी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी इंडियन लैंग्वेज का आपका पेपर होता है, वो 300 मार्क्स का होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका एस्से पेपर होता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है। उसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। आपको सेक्शन ए सेक्शन बी दी जाता है। सेक्शन ए में भी 4 ऑप्शन होते हैं, वो 125 मार्क्स का होता है। और सेक्शन बी में भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से भी आपको एक टॉपिक पे आपको एस्से लिखना होता है, वो भी 125 मार्क्स का होता है। उसके बाद होता है सेकंड पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ में भी 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज़ में पहला जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है। उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। जनरल स्टडी का जो सेकंड पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। उसमें सब्जेक्ट होते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जनरल स्टडीज़ का जो थर्ड पेपर होता है, उसमें सब्जेक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडीज़ का फोर्थ पेपर जो होता है, उसमें सब्जेक्ट होते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका जो 6th एग्ज़ाम होता है, जो छठा पेपर होता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो भी 250 मार्क्स का होता है। और पेपर 7 जो होता है वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, वो भी 250 मार्क्स का होता है। तो ये आपके एग्ज़ाम होते हैं मेन के अंदर।
पहले दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जो कि लैंग्वेज पेपर होते हैं, उसके बाद आपका एसए पेपर होता है, और उसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो ये सारे मेन एग्ज़ाम होते हैं आपके। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, जो कि 275 मार्क्स का होता है। जितने स्टूडेंट मेन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू बोर्ड मेंबर लेते हैं जिन्हें यूपीएससी ने अपॉइंट किया होता है। तो मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, ओबीसी वालों के लिए 9 अटेम्प्ट्स, और एससी एसटी वालों के लिए अनलिमिटेड। ये अटेम्प्ट तभी काउंट किए जाते हैं जब आप प्रीलिम्स में बैठते हैं। तो बात कर लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट की। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उसमें हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल वालों के लिए, और अदर वालों के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी मिनिमम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइट आपकी 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है हाइट 150 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम 79 सेंटीमीटर, और आई साइट होनी चाहिए 6/12 और 6/9। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेल और फीमेल के लिए। उसके बाद भी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में फाउंडेशन कोर्स करना होता है आपको LBSNA मसूरी में 3 महीने के लिए। उसके बाद आपकी फ़ेज़ 1 ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस एकेडमी में NPA हैदराबाद में, वो 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ट्रेनिंग होती है रिस्पेक्ट कैडर में, जो कि 6 महीने की होती है। उसमें फ़ेज़ 2 में जो ट्रेनिंग होती है आपकी वो नेशनल पुलिस एकेडमी NPA में ही होती है हैदराबाद में, वो भी 1 महीने की होती है। तो बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपकी जो एंट्री लेवल की स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 50,100 रुपये पर मंथ होती है विद अलाउंस TA DA एंड HRA। जब आपका प्रमोशन हो जाता है और काफ़ी बड़ी पोस्ट पे आप पहुंच जाते हैं, जैसे कि DGP या DI और CBI में, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर ऑफ IB और CBI में पहुंच जाते हैं, तो आपका स्केल जो होता है 2,25,000 पर मंथ हो जाता है। जैसे DSP होते हैं उनकी सैलरी 56,100 होती है, और जो ASP होते हैं उनकी सैलरी 67,700 होती है। अब IPS ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं और जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं IPS ऑफिसर को। एक तो उसमें होता है रेंट फ्री, आपको रेंट नहीं देना होता है कहीं भी, जहाँ भी आपको गवर्नमेंट रहने के लिए घर देती है तो उसका आपको कोई रेंट नहीं देना होता। प्लस आपको सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है। स्टडी लीव 2 साल की दी जाती है, और उसके साथ आपको पे भी किया जाता है जो आपकी स्टडी के लिए गवर्नमेंट पे करती है। और ऑफिस के लिए व्हीकल दिया जाता है आपको, जहाँ भी आपका ऑफिस होता है वहाँ के आने जाने के लिए आपको व्हीकल देती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, और आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं IPS ऑफिसर की कितनी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं आपको। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक IPS ऑफिसर बनने का। जैसे कि मैंने आपको पूरा वीडियो में बताया कि IPS ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।